बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। नाज़रीन, आज के ये खुसूसी प्रोग्राम हम पेशावर से कर रहे हैं, जहां गुज़िश्ता रोज़ पुलिस लाइन में मस्जिद में दहशत गर्दी का हमला हुआ और दर्जनों अफराद इस दहशत गर्दी के हमले में जाबाहक हुए। कई सौ इसके अंदर जख्मी भी हुए हैं। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। और इससे पहले भी जैसे कि रिपोर्ट होता रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी सर उठा रही है। दहशत गर्दी के इससे पहले भी मुतादिद वाक़यात होते रहे हैं, लेकिन ये जो वाक़या हुआ है इसने हर दर्द दिल रखने वाली आँख को रुला दिया है। एक ऐसी वारदात जिसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठते हैं। गो के सिक्योरिटी इंतजामात पहले नहीं थे, लेकिन इस वाक़े के बाद अब किसी को भी अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं है। मेरे अक़ब में ये जो पुलिस लाइन्स हैं और जिस जगह पर ये मौजूद है, जहाँ पर ये पुलिस लाइन्स हैं, इसके अतराफ में आप अगर कहें कि अहम सरकारी इमारतें हैं, अहम रिहाइश गाहें सरकारी अफसरान की, और एक तरह से ये रेड जोन कहलाता है। उसके बावजूद बहुत सारे सवालात यहाँ पे इस तरह से उठ रहे हैं कि ये हमला जो हुआ किस तरह से मुमकिन हुआ, कि ये हमलावर अगर था अंदर कैसे दाखिल हुआ, ये हमला कैसे मुमकिन हो सका, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कहाँ थी। और साथ ही साथ आम दिनों के अंदर अगर कोई जर्नलिस्ट, कोई सहाफ़ी भी अगर यहाँ से अंदर किसी अपने सहाफ़ती जिम्मेदारी अदा करने के लिए यहाँ से अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है, तो मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो चेक पॉइंट्स हैं वहाँ पर तलाशी ली जाती है। इस जगह से अंदर जो पुलिस लाइन्स की जो मस्जिद है, कमोबेश 2 किलोमीटर का फासला है, और वहाँ तक जाते जाते मुख्तलिफ सिक्योरिटी के मराहिल से गुजरना पड़ता है। लेकिन अब तक यही सबसे बड़ा सवाल है कि ये हमला कैसे मुमकिन हुआ। मुख्तलिफ अस्पतालों में, लेडी रीडिंग अस्पताल और खैबर टीचिंग अस्पतालों में जख्मियों को और डेड बॉडीज को ले जाया गया है। अपने आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम इस सानहे की, इस हादसे की, इस धमाके की वजूहात जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक की जो मालूमात हैं वो क्या सामने आई हैं। ये किस तरह का सिक्योरिटी ब्रीच था, जो इसमें लोग जाबाक हुए हैं, उनके वरसा से, शोहदा की फैमिली से बात करने की कोशिश करेंगे और जख्मियों से बात करने की कोशिश करेंगे जो ऐनी शाहिदीन थे कि क्या हुआ, ये धमाका जिस वक्त हुआ क्या उन्होंने देखा। ये वो सब चीजें अपने आज के इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक लेडी रीडिंग अस्पताल में आए हैं। इन्होंने जख्मियों की इयादत भी की है, जख्मियों से मुलाकात भी की है। इसी जो गुज़िश्ता रोज़ जो अफसोसनाक सानिया हुआ है उसके ऊपर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब से भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिराज साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये इस साने को इतना बड़ा सानिया है, वजूहात क्या देख रहे हैं आप कि KPK में ये बढ़ती हुई दहशतगर्दी की लहर एक बार फिर ये अफरियत सर उठा रहा है, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, साफ बात यह है कि यह मरकजी और सूबाई हुकूमतों की नाकामी है और इन्होंने हल्फ उठाया है। आइन का तकाज़ा यह है लोगों की जान, माल और आबरू की हिफाजत करना, नहीं कर सके। पाकिस्तान के तारीख़ में और खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ में ये बहुत बड़ा हमला, बहुत बड़ा अलमिया है। देखिए, 93 लोग इसमें मर गए हैं और पौने 200 के करीब ज़ख्मी हैं। लेकिन ये वाक़या किसी कबाइली इलाके में नहीं हुआ है, ये किसी चौक और चौराहे में नहीं हुआ है, ये उस जगह पे हुआ है जहाँ पुलिस है और जहाँ इनकी जिम्मेदारी है कि दूसरों की हिफाजत करे। और अहम इमारतें हैं यहाँ पे, अहम रिहाइश गाहें हैं यहाँ पे। एक तरफ ये IGP के दफ्तर इधर करीब है, कोर कमांडर का दफ्तर इधर करीब है, गवर्नर हाउस इधर करीब है, वज़ीर आला हाउस इधर करीब है। तो ये एक इंडिकेशन है कि आप अपने घर, अपने दफ्तर में भी महफूज नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहला काम हुकूमत का ये है कि आपस में लड़ने के बजाय, दस्तबा गिरबान रहने के बजाय कौम की हिफाजत, सिक्योरिटी इदारों को ठीक कर ले। अपने अब देखिए, वॉक थ्रू लगे और काम नहीं करते, कैमरे लगे और वॉक थ्रू नहीं करते, तो किसको धोखा देना चाहते हैं? सिराज साहब, एक तरफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, माशी अदम इस्तेहकाम है, ये दहशत गर्दी सर उठा रही है। ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा ने दहशत गर्दी का मुकाबला किया, शिकस्त फाश भी थी, लेकिन अब इस वक्त इस सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अदम इस्तेहकाम के साथ इस दहशत गर्दी का कैसे मुकाबला किया जाएगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, तरजीहात की बात है। आपका वज़ीर ख़ारिजा है, कई बार अमेरिका जाते हैं, बरतानिया जाते हैं, रूस जाते हैं,
لیکن ہمارا جو مسئلہ ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے. ایک بار بھی اب تک انہوں نے افغانستان کا دورہ نہیں کیا, اور ابھی بھی رشیا گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں افغان مسئلے پر وہاں جا رہا ہوں. بابا, افغان مسئلے سے زیادہ آپ کا اپنا مسئلہ ضروری ہے. تو آپ کے اپنے گھر میں آگ لگی ہے اور آپ ادھر ادھر دورے کر کے, اس لیے اجتماعی طور پر سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے. جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی سفارشات ہے اس پر کبھی بھی حکومت نے عمل نہیں کیا, اور اخبارات کے صفحوں میں وہ سب کچھ موجود ہے. یہ بتائیں نا, حکومت عوام کے سامنے پیش کر لے کہ یہ 100 سفارشات تھیں اور ان میں سے ہم نے 25 پر عمل کیا, اس میں سے ہم نے 10 پر عمل کیا. تو اگر آپ اپنے فیصلوں کو اپنی جامہ نہیں پہناتے تو باہر سے آ کر کوئی آپ کی چوکیداری تو نہیں کرے گا. اپنا ملک ہے تو خود ہی بچانا ہو. سراج صاحب, جلد انتخابات کا پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے. کے پی کے کی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے, پنجاب کی تحلیل ہو گئی ہے, انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں, درخواست دائر کرا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں, یہاں ہائی کورٹ کے اندر. کیا جلد انتخابات ان مسائل کا حل ہے؟ دیکھیے, گزشتہ 10 سالوں میں اگر پی ٹی آئی نے کوئی کارنامہ کیا جس میں وہ کامیاب ہو گئے, وہ اپنی 2 حکومتوں کو ختم کرنا اور اپنی 2 اسمبلیوں کو ختم کرنا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں نکلا. اس لیے ہماری تو تجویز ہے کہ چھوٹے چھوٹے جزوی اقدامات کی بجائے ایک الیکشن ہو, قومی اسمبلی کا, صوبائی اسمبلی کا, اور الیکشن سے پہلے الیکشن ریفارمز ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے اور پنجاب میں بھی انتخابات جو ہوں وہ عام انتخابات کے ساتھ ہوں؟ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ایک دن ہو. ایک پاکستان ہے تو یہ کہاں جائز ہے کہ 2 اسمبلیوں ادھر الیکشن ہو رہا ہوں, قومی اسمبلی کا کچھ اور ہو رہا ہوں, باقی 2 صوبوں کا کچھ اور ہو رہا ہوں. اس سے آپ پاکستان کی سیاست کو مزید تلخ بنائیں گے, پولرائزیشن ہوگی, جھگڑے ہوں گے, فسادات ہوں گے, اور نتائج کوئی بھی قبول نہیں کرے گا. ہماری یہی تجویز ہے جماعت اسلامی کا کہ ایک الیکشن ہو, جنرل الیکشن ہو, اس سے مسائل حل ہو جائیں گے. سراج صاحب, میرا سوال صرف آپ سے اتنا ہے, کیا مسائل حل ہوں گے اور یہ جو ابھرتی ہوئی دہشت گردی ہے اس پہ قابو پایا جا سکے گا اس کے بعد؟ دیکھیے, اگر ایسی لیڈرشپ ہو جو بیدار ہو, جو کرپشن فری ہو, جو دیانتدار ہو, جس کے ساتھ ایک اچھی ٹیم ہو, جس کا ذاتی ایجنڈا نہ ہو, ملک کو بچانا, قوم کو بچانا, شہریوں کو بچانا, وہ اپنا فرض سمجھتا ہوں. یہی دعویٰ تو عمران خان کرتے تھے. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے, ہمارے ملک کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے, ہمارے ملک قوم سے قرضوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے. لیکن پی ڈی ایم, پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی یہ کام اس لیے نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نہیں بار بار موقع دیا, وہ ایک بار نہیں 100 بار ناکام ہو گئی. اب ان مسائل کا حل صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے. بہت شکریہ آپ کا امیر جماعت اسلامی سراج الحق. بات کر رہے تھے لیڈی ریڈنگ اسپتال کے اندر. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد زخمیوں سے بات کریں گے, زخمیوں کی طرف جائیں گے, کچھ ان کے جو ورثہ ہیں ان کی طرف جائیں گے, اور اعلیٰ حکام سے کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ اب تک اس حادثے کی وجوہات کیا سامنے آئی ہیں, تحقیقات, ابتدائی تحقیقات میں کیا باتیں سامنے آئی ہیں. لیکن ایک بریک کے بعد ناظرین, پشاور پولیس لائن میں دھماکے کے بعد سب سے پہلے زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ اسپتال لایا گیا. میرے عقب میں دیکھ رہے ہیں آپ لیڈی ریڈنگ اسپتال کی یہ بلڈنگ ہے جہاں پہ زخمی اور جو جاں بحق ہوئے, شہید ہوئے لوگ وہ یہاں پر لائے گئے. کل سے لے کے اب تک یہاں پہ مختلف شخصیات, جیسے کہ ہم نے دیکھا گزشتہ روز وزیر اعظم میاں شہباز شریف, چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر, اور اس کے علاوہ دیگر عام شخصیات یہاں پر آ رہی ہیں, یہاں پہ زخمیوں کی عیادت کر رہی ہیں. اور یقینی طور کے اوپر اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ دہشت گردی کی جو لہر ہے اس نے نہ صرف خیبر پختونخوا کو بلکہ پورے ملک کو اس نے ہلا کر رکھ دیا ہے. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ اب لیڈی ریڈنگ اسپتال کے اندر ہم بھی جائیں گے. یہاں جو زخمیوں کی تعداد ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے, زخمیوں کے بارے میں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ بہت سارے زخمی یہاں پر ہیں جو کہ عینی شاہدین ہیں. جس وقت نماز ہو رہی تھی یا اس کی ادائیگی جیسی شروع ہوئی, کہا یہ جاتا ہے کہ اقامت جیسی ختم ہوئی, اللہ اکبر ہوا, اور اس کے بعد یہ دھماکہ ہوا. تو یہاں پہ ان سے بھی بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے. ساتھ ساتھ جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں
सियासी शख्सियात भी यहाँ पर आ रही हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और साथ में जो यहाँ के LRH के जो तर्जुमान हैं उनसे बात करेंगे कि जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त सबसे पहला जो रिस्पांस था यहाँ पे जख्मियों को जब लाया गया तो किस तरीके से इस इमरजेंसी को हैंडल किया गया, जख्मियों की ट्रीटमेंट कैसे की गई है और मजमूई तौर के ऊपर जो डेड बॉडीज हैं यहाँ पे वो कितनी यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं यहाँ पे लेडी रीडिंग अस्पताल लिए चलते हैं, आपको अंदर जाएंगे और यहाँ पे जाके जो इस धमाके में जख्मी होने वाले लोग हैं उनसे बात करेंगे और उनको दिखाएंगे भी आपको। लेडी रीडिंग अस्पताल जहाँ पे जख्मियों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे लाई गई और यहाँ पे जख्मियों की अयादत के लिए जहाँ पे मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सिक्योरिटी के मामलात और ख़ास तौर के ऊपर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया पेशावर पुलिस लाइंस के अंदर मस्जिद के अंदर, यहीं लेडी रीडिंग अस्पताल के अंदर मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए SSP कोऑर्डिनेशन और SSP सिटी, इन दोनों आला पुलिस अफसरान से हम बात करते हैं इस वाक़े के हवाले से। ज़हूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले तो इंतहाई दुख और अफसोस के साथ कि जो सानिया पेश आया सारी चीज़ें, अब तक की इब्तदाई तहकीकात में क्या बात सामने आई है कि क्या चीज़ें हुई हैं, किस तरीके से ये हमला किया गया? देखें, सरे दस तो अभी चूंकि बहुत ही इनिशियल फेज़ में है इन्वेस्टिगेशन और कुछ कहना और शेयर करना भी मुनासिब नहीं होगा क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन पे लाजमी तौर पे उसका असर पड़ता है। हमारी जिस तरह आपने कहा बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और इतने मैग्नीट्यूड का इंसिडेंट हमारे पुलिस लाइंस के अंदर वो हमारे लिए एक शॉकिंग भी है एक तरह से और एक जॉल्ट भी है। और चूंकि KP पुलिस आपको पता है कि फ्रंट लाइन पे रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 20-22 साल एज ए फ्रंट लाइन पुलिस और अगेंस्ट टेरर के अंदर बड़ा रोल रहा और उसको शिकस्त फाज भी दिया। यही एक सवाल उठ रहा है कि एक बार फिर ये जो दहशतगर्दी का अफरियत सर उठा रहा है, चैलेंजेस यकीनन आपके लिए हैं लेकिन उसके लिए काउंटर मेजर्स लिए जा रहे हैं। देखें, हम जिस तरह मैंने आपको कहा हम 22 साल से लड़ते आ रहे हैं वॉर ऑन टेरर में और फ्रंट लाइन एंटिटी के तौर पे हम लड़ रहे हैं। तो नेचुरली उनके जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं, जो टेररिस्ट मिलिटेंट्स हैं, उनके जहन में ये है कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को हिट किया जाए। और जिस तरह आपको पता है कि पिछले साल भी हमारी काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई हैं और ये इस साल का बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह KP पुलिस का मोराल पहले की तरह ही हाई है और हमारा वतीरा रहा है कि हम पे अटैक्स हुए हैं, हमने फिर मुकाबला भी किया है और इंशाल्लाह वल अज़ीज़ हम आगे भी मुकाबला करेंगे। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें जितने भी जो शहीद हुए हैं, जो जख्मी हैं, कितने आपके अफसरान और जवान हैं जो शहीद हुए हैं और रैंक्स क्या क्या थे उनके, अगर आप मुझे अब तक की बताएं। हमारे जो सीनियर रैंक के हैं वो DSP लेवल तक के शहीद हुए हैं। हमारे 2 DSP शहीद हुए हैं, उसके अलावा इंस्पेक्टर्स हमारे शहीद हुए हैं, सब इंस्पेक्टर्स हुए हैं और अपर सबऑर्डिनेट जिनको हम कहते हैं ASI और कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स, तमाम रैंक्स के हमारे इसमें शहीद हुए हैं और डिफरेंट यूनिट्स के हैं। हमारे कैपिटल सिटी पुलिस के हैं, एलीट फोर्स के हैं कुछ जवान, टेली कम्युनिकेशन के हैं, FRP के हैं हमारे। तो हमारे तमाम यूनिट जितने भी बेस्ड हैं कैपिटल सिटी पुलिस लाइंस में उनकी शहादतें हुई हैं। ठीक है ज़हूर साहब, थैंक यू सो मच। SP सिटी पेशावर भी मेरे साथ मौजूद हैं, AS खालिद साहब, इनसे भी मैं बात करता हूँ। खालिद साहब, इस वाक़े के बाद, इस सानहे के बाद सिक्योरिटी मेजर्स कुछ लिए गए? यकीनन ऐसे वाक़े के बाद लिए जाते हैं, चीज़ होती है, मजीद अब कितना बीफ अप कर दिया गया बिकॉज पेशावर मेन शहर के अंदर ये वाक़या पेश आया? बिल्कुल जी, ये एक्चुअली आई एम हेडिंग SP सिटी, मैं सिटी को कर रहा हूँ। ये इंसिडेंट हुआ है कैंट में, लेकिन उसके इम्पैक्ट सारे आते हैं सारे पेशावर पे। अब ये LRH जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जितनी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, जितने ज़ख्मी हैं, जितनी डेड बॉडीज़ लाई गई हैं, दे आर ऑल शिफ्टेड टू LRH। तो उनको ख्याल रखना, उनकी यहाँ पे जो मौजूद हैं उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना, उनको फैसिलिटेट करना और इसके अलावा उनकी जो लवाहकीन होते हैं, क्योंकि जब ऑल ऑफ सडन इतना बड़ा इंसिडेंट होता है तो अस्पताल में एक रश सा आ जाता है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल रश बिकॉज दे वांट टू नो कि उनके जख्मी किधर हैं, आया कोई शहीद तो नहीं हुआ। ऐसी कोई हेल्प डेस्क चीजें, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे भी लोग हैं और इस मौके के ऊपर उनको फैसिलिटेशन चाहिए, तो ऐसी फैसिलिटेशन हेल्प डेस्क उनके फैसिलिटेट करने के लिए कुछ चीजें की गई? बिल्कुल जी, हमारे यहाँ पे जितने भी सिटी के SHOs और DSPs थे उन सबको मैंने कॉल किया, सारे गेटों पे उनकी ड्यूटी लगाई गई ताकि फर्दर कोई सेकेंडरी इंसिडेंट ना हो। और इसके अलावा जो जो उनके लवाहकीन हैं उनको गाइड करना कि उनका ज़ख्मी कहाँ पे है, अपने उनके साथ अस्पताल के इंतज़ामिया से रब्ता रखना, ये चीज़ है। और ओवरऑल सिटी में जिस तरह ये एक इंसिडेंट हुआ है उसके बाद नाकाबंदी को बूस्ट करना, हमारी जितनी भी वल्नरेबल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं
उनकी सिक्योरिटी टाइटन की गई है। क्या मजीद भी कोई थ्रेट्स हैं इस आने के बाद, या इससे पहले इसकी थ्रेट थी कि ऐसा कोई सानिया हो सकता है? थ्रेट केपी में और पेशावर में हमेशा से रहा है। मतलब है कि यहाँ पे जब कोई लंबी खामोशी हो जाती है तो हम सोचते हैं कि दे आर प्लानिंग समथिंग बिग। तो यही अगर आप देखें कि एक लंबी खामोशी थी और उसके बाद एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है, तो पेशावर में थ्रेट हमेशा रहा है और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितनी भी हमारी सिक्योरिटी वो हैं उनको मजीद इन्हांस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका खालिद साहब। एसपी सिटी और एसएसपी कोऑर्डिनेशन हमारे साथ थे। जिस तरह से बात की कि पेशावर खास तौर पे केपी के और पेशावर स्पेशली हमेशा से जो है वो इसको थ्रेट रही है। वॉर अगेंस्ट टेरर के अंदर इस सूबे ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और एक बार फिर यहाँ पे दहशतगर्दी जो है वो सर उठा रही है। लेकिन जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है, बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो सारे के सारे उनका हौसला बुलंद है और वो इस अज़म के साथ है कि इस दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे और हर सूरत जो है वो तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। ज़ख्मियों से भी बात करते हैं, अंदर चलेंगे, अंदर जाके ज़ख्मियों को देखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उन्होंने देखा जिस वक्त ये धमाका हुआ। इस वक्त हम लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं और ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पे जिस वक्त पुलिस लाइंस में धमाका हुआ, फर्स्ट रिस्पांस के ऊपर यहाँ पे जख्मियों को लाया गया, मूव किया गया। उस वक्त कैफियत क्या थी, रिस्पांस क्या था, किस तरीके से इस हादसे को, इस सानहे को, जब जख्मियों की आमद शुरू हुई तो इस हॉस्पिटल ने कैसे डील किया? इस अस्पताल के तर्जुमान मोहम्मद आसिम मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आसिम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये सानिया जब हुआ कितने बजे आपके पास इमरजेंसीज आना शुरू हुई, किस वक्त आपको मालूम हुआ कि पुलिस लाइंस में धमाका हो गया है? जी बिल्कुल। मैं ग्रुप्स में रहा हूँ तो एक ग्रुप में मैसेज चला कि इस तरह इलाज के करीबी पुलिस लाइन में धमाका हुआ है। तो जो मैं कैफेटेरिया में था, जो ही मैंने रिपोर्ट की, क्योंकि मैं जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप है जहाँ पे फैकल्टी भी है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ सारा कुछ उसमें है, उसमें मैंने मैसेज किया कि इस तरह ब्लास्ट हुआ है। हम समझ रहे थे कि हो सकता है कोई इतनी कैजुअलिटीज़ ना हो, लेकिन जो ही हम पहुँचे तो ऑल ऑफ अ सडन जो है यानी आधे घंटे के अंदर अंदर 157 जो इंजर्ड हैं वो शिफ्ट हो गए एलआरएच, और उसके साथ साथ जो है थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो आप सोच लें कि ये कितना एक मुश्किल वक्त था हमारे लिए। लेकिन तो उसमें किस तरह की जो जख्मी आए उनकी इंजरीज कैसी थी, किस तरह से जख्मी थे, क्या उनमें डेड बॉडीज भी आई थी उस वक्त साथ साथ? जी बिल्कुल, इमीडिएटली मतलब विद इन नो टाइम तकरीबन 20 डेड बॉडीज़, और जिस तरह मैंने जिक्र किया कि 157 जो सवेर जो इंजरीज, डेफिनेटली बम ब्लास्ट की इंजरीज जो हैं वो सवेर फॉर्म की होती हैं। तो मतलब हाथ पैर और वो डेड बॉडीज़ भी जो है मसक़शुदा ज़्यादातर उसमें थी। तो इस एलआरएच की जो इमरजेंसी है वो सूबे की सबसे बड़ी इमरजेंसी है और 400 के करीब उसमें हम एट अ टाइम पेशेंट्स को जो है वो एकोमोडेट कर सकते हैं। क्योंकि एलआरएच की थोड़ी हिस्ट्री भी रही है, 300 बम ब्लास्ट को हम कैटर कर चुके हैं। इससे पहले भी 3 महीने पहले 100 के करीब डेड बॉडीज़ और इसी तरह 200 के करीब किसाखानी में जो ब्लास्ट हुआ था तो 400 के करीब कैजुअलिटीज़ आई थी। तो वी आर प्रिपेयर्ड एंड वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन द सेंस कि एलआरएच जो है इस मतलब शहर के वस्त में है। अब आपके पास यानी कितनी यहाँ पे कैजुअलिटीज हो गई हैं, कितनी डेड बॉडीज यानी यहाँ पे शोदा यहाँ पे उन्होंने उनकी तादाद आपके पास है, और कितने जख्मी हैं यहाँ पे इस वक्त? जी कुल 157 यहाँ पर ज़ख्मी आए थे। इस वक्त जो फाइनल हमारे पास जो डेड बॉडीज़ की रिपोर्ट है तो 89 डेड बॉडीज़ शोहदा हमारे पास यहाँ पर एलआरएच शिफ्ट हुए थे, जिसकी हमने शनाख्त करके वर्षा के हवाले कर दिए। इसके अलावा बाकी खबर टीचिंग के अंदर क्योंकि 90 से ज़्यादा तो फिगर कंफर्म हो गई है। जी ओवरऑल जो ऑफिशियल फिगर चल रहा है तो वो 93 है। एलआरएच में 89 जो डेड बॉडीज़ हैं यहाँ पर हुई हैं। मैं बताता चलूँ कि इस वक्त हमारे पास तकरीबन 53 जो इंजर्ड हैं वो एडमिटेड हैं। 6 उसमें ऐसे हैं कि आईसीयू केयर उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और डेफिनेटली यहाँ पर जो भी ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं बशमूल डिस्चार्ज मेडिसिन के वो सारा कुछ सेहत सहूलत कार्ड पे बिल्कुल फ्री है। ठीक है, चैलेंज क्या देखने में आपको मिला? यानी इससे पहले भी आप बहुत सारी इमरजेंसीज डील करते रहे, अब की बार ये जो बहुत बड़ा जिसने शहर के वस्त में ये ब्लास्ट हुआ, इसमें आपको कुछ किस तरह का चैलेंज नजर आया या किस तरह की चैलेंजिंग कोई सूरत हाल आपको देखने को मिली? देखिए चैलेंज डेफिनेटली था।
मतलब एक धमाका होता है और ऑल ऑफ अ सडन आपने उसमें डिसीजन लेनी होती है कि कौन सा पेशेंट फर्स्ट है, क्योंकि इंजर्ड सेम नहीं होते, मतलब इसमें बहुत क्रिटिकल ऐसे इंजर्ड थे जिनको हमने विद इन मिनट्स प्रोवाइड करना था सारा कुछ। तो ये एक था हमारा कि उसमें फिर डिसाइड करना कि कौन सा पेशेंट फर्स्ट है, कौन से इंजर्ड को हमने पहली वो देनी है। तो डिफ़िकल्ट टास्क था जिसको 2 घंटों के अंदर अंदर हमारी पूरी जो इमरजेंसी थी वो हमने पेशेंट से मतलब इन द सेंस खाली कर दी कि उनको ट्रीटमेंट दे के मुख्तलिफ जो यूनिट्स हैं उसके साथ हमने कम्युनिकेट करके प्रॉपरली और इन टाइम हमने उनको शिफ्ट किया। बहुत शुक्रिया आपका आसिम साहब। नाज़रीन, यहाँ LRH के अंदर जो धमाके के ज़ख्मी हैं उनको उनका इलाज यहाँ पे किया जा रहा है। अगर आप देखें ये इस वार्ड के अंदर जहाँ पे इलाज की सहूलियात इनको मैसर है, ज़ख्मियों का इलाज मुआवजा हो रहा है यहाँ पे। और ना सिर्फ ये ज़ख्मी बल्कि इनके साथ साथ इनके अजीज़ व अक़ारिब अहल व अयाल भी इनकी इयादत के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इसके अलावा भी दीगर आम शख्सियात का सिलसिला यहाँ पे इन लोगों की इयादत का जारी है। यहाँ कुछ लोग हैं जो ज़ख्मी हैं जिनसे हम बात करते हैं। उस वक्त ये वहाँ मौजूद थे, नमाज के लिए खड़े हुए थे मस्जिद के अंदर। कांस्टेबल रब नवाज मेरे साथ हैं जो इस सानहे में ज़ख्मी हुए हैं। इनसे ज़रा बात करते हैं कि क्या हुआ, किस वक्त हुआ और ये क्या ये सारी ये इस थोड़ी सी इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रब नवाज। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है? आपकी शुक्र है जी, अल्लाह का ढेर मेहरबानी। तो कहाँ इंजरी आई आपको, कहाँ कहाँ पे ज़ख्म आया आपको? तो ज़्यादा सर से लेकर पाँव तक जख्म आए। तो रब नवाज साहब, ये क्या हुआ, किस वक्त हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा अगर आप बताएं तो। गो के बड़ा तकलीफ दे है उस चीज़ को पूरे साने को लाना, लेकिन आप चूंकि वहाँ थे, आपने देखा, तो ज़रा बताएं हमारे देखने वालों को कि ये हुआ क्या। जी बस इमाम साहब का अकामत ख़त्म हुआ है, जैसे हमने अल्लाह अकबर अकामत किया इमाम साहब ने, और इस दौरान में बस धमाका हो गया। बस फिर हम दे रहा था, हमने कुछ भी नहीं देखे, नज़र नहीं आ रहा था और सारे इधर उधर बस पड़े हुए थे। तो आपका रोज़ाना का मामूल था यहाँ पे नमाज की अदायगी के लिए? 1:15 पर नमाज होता है और बस हम 15-20 मिनट पहले जाते हैं कि नमाज के साथ नमाज पढ़े। तो उस वक्त क्या हो रहा था जिस वक्त ये धमाका हुआ? 1:15 फिक्स 1:15 जमात खड़ी हो गई? बिल्कुल, एक अकामत खत्म हुई और अल्लाह अकबर इमाम साहब ने अल्लाह अकबर के साथ ब्लास्ट हो गया। तो आपके साथी और भी होंगे वहाँ पे, जख्मी भी होंगे आपके साथ, और कितने लोग थे जो? हाल तो बड़ा हुआ था, तकरीबन 500-600 आदमी तो ज्यादा होंगे, लेकिन तकरीबन 500-600 थे और सारा हाल भरा हुआ था। बस हमें फिर पता नहीं चला कि वो सारे वो हमारे भाई जो जितने भी थे इधर उधर, बस आप लोग अपनी मदद आपके तहत निकले, आप हो गए रब नवाज और आप जैसे, या आप लोगों को रेस्क्यू टीम जब आई उन्होंने निकाला? हम खुद निकले थे, हमारी हालत थोड़ी बेहतर थी सर। पर मुझे जब छत महसूस हुई मैंने कहा, और फिर उसके बाद हम पहली टाइम पे हम निकले ना, फर्स्ट टाइम। लेकिन कहा जा रहा है कि चूंकि इतना जोरदार धमाका था, इतनी कैजुअलिटीज हो गई। मेरे जैकेट में यार 6 इधर भी वो छरे मारे लगे। जी हाँ, लगे हुए जी। हाँ सर, जो अल्लाह ने बचाया, ये तो बस अल्लाह का करम है। और बाकी बहुत हमारे दोस्त थे वो शहीद हो गए थे और बहुत इंजर हो गए तो बस नमन। तो इस सारी चीज के साथ, यानी कि ये आप मुझे बता सकते हैं कि जैसे पहली सफ दूसरी सफ ज्यादातर जो है कैजुअलिटीज यानी किसी मखसूस जगह पे ज्यादा हुई? जो सब था वो जो पहला उसमें ज्यादा वो की दीवार के साथ था, वो दीवार जो गिरी, और ज्यादातर कैजुअलिटी से बात ये वो जो छत गिरी तो उसके जो बीम थे ना, वो बीम होते हैं ना छत में, वो उसके नीचे जो बहुत आगे वो शहीद हुए इस तरह से। और जो छत के दरमियान आए तो अल्लाह बचाया। बाकी जो जहाँ पर धमाका ब्लास्ट हुआ है वहाँ बहुत लोग मतलब इंजर्ड, जो राइट साइड है वहाँ पर बहुत ज्यादा इंजरी हुई है। बाकी जो रेप, यानी इमाम साहब के राइट साइड पे इंजरी ज्यादा हुई है? हम लेफ्ट पे खड़े तो हमें बस थोड़ा अल्लाह ने बचाया। और लेफ्ट पे बिल्कुल पीछे थे या थोड़ा फासले पे खड़े थे? चौथी सब में खड़ा हुआ था सर, और थोड़ा साइड पे मैं बस तकरीबन थोड़ा सा बस जो मेन दरवाजा है उसके साइड पे जो है उस दरवाजे के दरमियान में अंदर खड़ा हुआ था। अल्लाह ताला ने आप लोगों को दूसरी ज़िंदगी दी और हमारी दुआ है कि आप लोग जो है वो सेहतयाब हों, जल्द अज जल्द सेहतयाब, और अल्लाह ताला आप लोगों को और हिम्मत, ताकत, तंदुरुस्ती दे। ये एक और हमारे साथ एक ज़ख्मी है भाई, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, क्या हैं आप वहाँ पे, क्या अपनी डेजिग्नेशन क्या है? LHC। तो
किस जगह थे, कौन सी सफ में थे आप जिस वक्त ये सानिया रूनुमा हुआ? मैं बरामदे से अंदर इंटर हुआ हूँ और दरवाजे के साथ जो आखिरी सफ था हाल वाला, वही सफ में बस तकरीबन 3-4 बंदे आते थे, मैं वही खड़ा हो गया और बस इकामत शुरू हो गई और लास्ट अल्फाज थे इकामत के और एकदम बस अचानक सा अंधेरा छा गया, छत हमारे सर पर आ गिरी और ऐसे लम्हात थे कि अल्फाज नहीं है उनको बयान करने के लिए। ऐसे लम्हात थे, बिल्कुल ऐसा होता है ना कि वो मौत के मुंह से निकलना। आपको उस वक्त क्या लगा, क्योंकि जिस तरह से अभी रब नवाज साहब से बात हुई, बाकी आपको क्या आप अंदाज़ा हो चुका था कि ये कोई हमला हो गया है, क्या चीज़ हुई है? यही तो अंदाज़ा हो गया था कि कोई बम वगैरह हुआ है, क्योंकि मुझे राइट तरफ से मुझ पर आग आ गई। अच्छा, आपसे सीधे दाएं तरफ से आपकी दाएं तरफ से मुझ पर आग आ गई और आपने उस तपिश महसूस की और आपकी इंजरीज भी इसी तरह से हुई हैं कि जैसे हम देख सकते हैं कि इनके ये आपकी बर्न्स और जला है आपकी इसके। वो आग सारी मुझ पर आ गई, मैं लास्ट पर ही था लेकिन फिर भी आ गई और उसके बाद वो छत हम पर गिर गई, बस फिर हम इसी तरह सीधे लेटे रहे वहाँ पर। आपको रेस्क्यू जो किया वो किसने किया? आप अपनी मदद आपके तहत आगे निकले या रेस्क्यू की टीम्स ने आके आपको रेस्क्यू किया? फर्स्ट तो ये अल्लाह की मदद थी और सेकंड बस अल्लाह ने हिम्मत दी और वहाँ से बस निकलने की कोशिश की और खुद ही बाहर निकला हूँ। अपनी मदद आपके तहत? अपनी मदद तो फिर आपको हॉस्पिटल तक रेस्क्यू टीम्स लेकर आई फिर, या आपके अपने ही फर्स्ट रिस्पांस किसका था वहाँ पे, रेस्क्यू टीम्स का था? मैं जिस तरह बाहर निकला हूँ वहाँ पर मेरे दोस्त वगैरह सब खड़े हुए थे, तो उनको मैंने आवाज़ दी कि मैं ज़ख्मी हुआ बहुत ज़्यादा, ये हैंड लेग से बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, तो मैंने दोस्तों को आवाज़ की कि मुझे बचाओ, तो उन्होंने बस मुझे अपने गोद में ले लिया और सीधा अपने मोबाइल में, पुलिस मोबाइल में वो उसमें डाल दिया, बस यहाँ लेकर आए? जी। तो आप रोज़ाना वहाँ नमाज की अदायगी के लिए जाते थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना। बहुत शुक्रिया आपका, हमारी दुआएं कि आप जल्द अज जल्द सेहतियाब हों और यहाँ पे इलाज मुआलजे की सहूलियात अच्छी से अच्छी इनको मिल रही हैं, लेकिन सानिया इतना ज़्यादा है, इतनी इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि अभी भी ये तमाम सानिया, ये पूरी चीज़ें इनके दिमागों में अभी भी ये सारी चीज़ें घूम रही हैं। तो इनकी रुदाद और इनकी आप बीती, ये जो अपनी इन्होंने क्या उस वक्त देखा, ये हम कुछ जो यहाँ पे ज़ख्मी हैं उनसे हम बात करें। एक और ये इंजर्ड हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान साहब, किस सफ में थे जिस वक्त ये धमाका हुआ? पहले सफ में थी। अच्छा, पहले सफ में थे आप। तो इमाम साहब के दाएं तरफ यानी दाएं साइड वाली थे या यानी उल्टे हाथ साइड वाली? बिल्कुल इमाम साहब के पीछे थे। बिल्कुल इमाम साहब के पीछे थे जी। तो क्या उस वक्त क्या हुआ, यानी कि एकदम से जुमला खत्म हो गया। इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कहा, जब हमने भी अल्लाह अकबर कहा और नियत बांधा तो इस वक्त जोरदार धमाका हुई। आवाज तो उस वक्त आप खो चुके होंगे अपने? बिल्कुल नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या देखा आपने कि इमाम साहब को किस तरह से देखा, बाकी लोगों को क्या देखा? इमाम साहब को नहीं देखा, फिर बस एक आदमी को देखा, उसका चेहरा बिल्कुल लहूलुहान हो गया था। और फिर मैंने सब ने अल्लाह अकबर के नारे लगाते थे, मैंने बोला कलमा शहादत पढ़ो, बस सब बैठ के कलमा शहादत पढ़ते थे। आपको जो रेस्क्यू किया, जो रिस्पॉन्स यहाँ पे सबसे पहले आपको जो आप ही के पुलिस के जो आपके जो दोस्त थे वहाँ पे वो लेकर आए या रेस्क्यू की टीम्स आपको लेकर आए? जी, छत पूरा नीचे आ गया था, तकरीबन ज़मीन से 2 फुट ऊपर था। वो जो लोहा है, क्या बोलता है उसको, वो सरिया नहीं है, उसकी वजह से छत नीचे नहीं आया था, ज़मीन से 2 फुट ऊपर था। उसमें एक छोटा सुराख था करेट जैसा। एक आदमी को मैंने बोला हौसला करो, उस पर बाहर निकलो, उसने 2 ईंट इधर उधर की, बाहर निकला। फिर इसके आपने वो जो थोड़ी सी जगह थी जो हटाई, उसकी वजह से बाकी लोग भी वहीं से ही बाहर निकले? हम खुद निकले। और जब ये हिम्मत आपने की उधर से? जी, और अल्हम्दुलिल्लाह हौसला भी था। जब बाहर निकले तो फिर चक्कर आ गया,
फिर मालूम नहीं था, एम्बुलेंस पे भी किसी ने बैठाया, अस्पताल भी आया, फिर हौसला नहीं था। कितने साल हो गए आपको इस सर्विस में, पुलिस सर्विस में? 16 साल। इस पूरे 16 वर्षों के अंदर इस तरह का धमाका आपने पहले कभी देखा? नहीं, ये पहली दफा है। बहुत जोरदार था। बहुत जोरदार था सर। चले, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और मजीद हिम्मत दे। अब ये लोगों की हिम्मत, अज़्म और हौसला है जो यहाँ पे इस आने के बाद भी ये हमसे बात कर रहे हैं। इन्होंने हमसे बात की है, गुफ्तगू की है। अब दहशतगर्दी, KPK के अंदर जो दहशतगर्दी है वो कोई नई नहीं है। वॉर एंड टेरर के अंदर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी और खैबर पख्तूनख्वा फ्रंट लाइन पर रहा। KPK और बिलखुसूस अगर हम पेशावर शहर की बात करें तो पेशावर शहर में हालिया दिनों के अंदर जो है जो ये दहशतगर्दी का वार हुआ है, ये बहुत बड़ा वार था। यकीनी तौर के ऊपर इस पे जो हिकमत अमली है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना भी कर रहा है, माशी अदम इस्तेहकाम का भी सामना कर रहा है, और साथ साथ जो है ये जो दहशतगर्दी है इसमें भी ये भी सर उठा रही है। तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि तमाम सियासी क़ुव्वतें मिलकर बैठें, बात करें एक दूसरे के साथ, ताकि मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से निकाला जा सके, माशी अदम इस्तेहकाम और चैलेंजेस पर मिल बैठ कर काबू पाया जा सके। और जब इन दोनों चीज़ों पर काबू पाया जाएगा तो यकीनन दहशतगर्दों को पहले भी शिकस्त दी थी और अब भी शिकस्त दी जा सकेगी। फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।